क्वेश्चन है मंडल आयोग की नियुक्ति की नियुक्ति उनकी सिफारिशें तथा कार्यान्वयन का उल्लेख कीजिए। यानी कि उसका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, उन्होंने क्या सिफारिश किया और वो सिफारिशें लागू कैसे हुई, कार्यान्वयन कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सुंदर लिखे से इसमें मिला चंदन रोशन जी लिखे हुए थे। तो सबसे पहले मंडल आयोग की नियुक्ति होती है, क्या हुआ? अरे बहुत गोरे हैं इसलिए धुंधला हो जाता है। मंडल आयोग की नियुक्ति जो है 1978 में हुई थी। यानी कि जब गठबंधन की सरकार बनती है और आपातकाल के बाद जब चुनाव होता है तो कांग्रेस की बुरी तरीके से हार होती है और गठबंधन की सरकार बनती है जिसमें जनता पार्टी समेत बहुत सारे राजनीतिक दल थे। ठीक है, और मुख्यमंत्री बनते सॉरी प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। और जनता पार्टी के शासनकाल में पिछड़े वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो उनकी स्थिति थी, उनका जो कंडीशन था, उसको सुधारने के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग में 3 लोग होते हैं। उसके अध्यक्ष होते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसीलिए उनके नाम पे ही से मंडल आयोग कहा जाता है, उनका टाइटल के नाम। तो आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया और इसे आधिकारिक तौर पर पिछड़ा आयोग कहा जाता है। मंडल आयोग हम लोग कहते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि इनके अध्यक्ष मंडल है, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल थे या बीपी मंडल। लेकिन आधिकारिक रूप से सरकारी रिकॉर्ड में इसका इस आयोग का नाम जो है वो पिछड़ा आयोग। ठीक है, क्या नाम है? पिछड़ा आयोग है। और आम तौर पर इस आयोग के अध्यक्ष जो थे, इनके नाम पे ही इसको मंडल आयोग कहा जाता है। अध्यक्ष का नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इस आयोग ने दिसंबर 1980 यानी कि लगभग 2 साल के कालखंड में अपना काम पूरा किया और 2 भागों में प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया। इसमें कैसे ओबीसी या पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारा जाए, इस पर इस टीम ने, कमेटी ने रिपोर्ट को सरकार को 80 दिसंबर में सौंप दिया। यानी कि ठीक आज से लगभग 45 वर्ष पहले, यही दिसंबर का महीना था और 1980 था, तो 45 साल पहले इसी दिसंबर में उन्होंने रिपोर्ट को सौंप। अब सवाल है कि उन्होंने सिफारिश क्या किया, उस रिपोर्ट में सिफारिश क्या किया गया, एक क्वेश्चन ये। तो पहला सिफारिश था कि जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, पिछड़े वर्ग हैं, इनको 27% आरक्षण दिया। कितना आरक्षण दिया जाए? 27% दिया। और ये आरक्षण जो है ये केंद्रीय सरकारी नौकरियों में यानी कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा जो भी संचालित संस्थान हैं, चाहे व्यवसायिक संस्थान है, वहां दिया जाए। यानी कि भारत सरकार के जो भी सरकारी संस्थान है उसमें दिया जाएगा और राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी संस्थान है उसमें दिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी की पॉपुलेशन मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है भारत में ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट है। और ज्यादा जनसंख्या होने के चलते अगर उनको आरक्षण दिया जाएगा तो वो भी समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी करंट कंडीशन में देख लो, 80 के 45 साल बाद भी, मंडल आयोग की रिपोर्ट के 45 साल बाद भी आप चले जाओ, तो ओबीसी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जो अति पिछड़े वर्ग जिनको हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, उसमें से कुछ वर्गों को छोड़ दिया जाए तो अभी भी उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। अभी भी मुख्य धारा से वो लोग नीचे ही जीवन बसर कर। आप अपने आसपास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए। तो दूसरा था कि 27% आरक्षण निश्चित किया जाए केंद्रीय और राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों और व्यावसायिक संस्थानों में। उसके बाद क्या है
कि अगर चाहे तो केंद्र सरकार इनके लिए एक पृथक संस्था का निर्माण कर दे, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दे जो इस चीज पर मॉनिटरिंग कर सके, ध्यान कर सके, ताकि उनकी स्थिति सुधर सके। तो ये तीसरी सिफारिश थी। और ये 3 सिफारिश के साथ भी कुछ छोटे मोटे अन्य सिफारिश थे, लेकिन मुख्य सिफारिश ये थे जो आपको एग्जाम में लिखनी था। उसके बाद सरकारें बदलती गई और ये सिफारिशें लागू नहीं। सिफारिश लागू होता है 1990 में, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह का पूरा नाम पता है आप लोग को? विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी कि जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार थी, उसको राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कहा जाता है, मतलब वहां पे फिर से कांग्रेस और बीजेपी कोई नहीं था, तब वीपी सिंह ने इसको लागू किया और केंद्रीय सरकार और उसके क्रमों में नौकरियों में 27% रिजर्वेशन देना शुरू किया, जो अभी तक अभी भी वही 27%। तो ये देने का क्रेडिट न तो कांग्रेस को जाता है और ना ही बीजेपी को जाता है। ये जाता है एक तो कमेटी बनाने वाले मोरारजी देसाई जी, हाँ उन्होंने कमेटी का फाउंडिंग किया था और लागू किया था रिपोर्ट को वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। हालांकि इसके बाद इंदिरा साहनी केस द्वारा इसको न्यायालय में चुनौती दिया गया। एक्चुअली क्या हुआ कि जब 90 में लागू हुआ तो पूरे इंडिया में काफी स्थितियां क्रिटिकल हो गई, क्योंकि वहां पे उस समय 2 चीजें चल रही थी। एक राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, बाबरी ध्वंस भी 1992 में 6 दिसंबर को हुआ था, और एक ये ओबीसी का जब आरक्षण हुआ तो सामान्य वर्ग के जो युग थे वो भड़क गए, क्योंकि पहले से ही एसटी एससी को आरक्षण था, तो आरक्षण जो है वो बढ़ के 50% तक चला गया, 10%, 14 और 10 24% और 51%, तो माइनस करके 49% तक पहुंचाया है। तो जब आरक्षण का लेवल ये हो गया तो उस पे वहां पे मतलब इस तरह से कहो तो दंगे किया गया। बहुत सारे जनरल युवाओं ने आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया, और इस स्थिति में क्या हुआ कि मामला चला गया सुप्रीम, और इसको हम लोग इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं। तो मंडल आयोग का जो केस हुआ है उसे इंदिरा साहनी केस बोलते हैं। आपसे एमसीक्यू में है इंदिरा साहनी तो केस ये उनका नाम था, इंदिरा साहनी, इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी जी की तो हत्या हो गई थी, इंदिरा साहनी किसके नाम पे आया था। पूछे कि इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है, जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा उसी से इंदिरा गांधी को रेट कर लेगा, लेकिन ये मंडल आयोग से संबंधित। और 1992 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है और इंदिरा साहनी केस में सरकार जीत जाती है, और वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार का जो निर्णय है वो सही, और इसीलिए आज भी मंडल आयोग रिपोर्ट का जो आरक्षण था वो चल रहा है। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट इसको नवंबर महीने में जजमेंट आता है 92 के, और इसमें जजमेंट में इसे सही माना। तो सिफारिश से समझ में आ गई, लागू समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? किसके नाम पे था ये पता चल गया, कब आयोग बना ये पता चल गया, सिफारिश क्या था ये पता चल गया, लागू कब हुआ ये पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस हुआ ये पता चल गया, कितनी आरक्षण मिली ये पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार दी गई आरएमबीएम सही माना गया ये भी पता चल गया। कोई डाउट किसी को? ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठबंधन काल के 4 कारणों का वर्णन करें। यानी कि इंडियन डेमोक्रेसी में जो अलायंस पॉलिटिक्स चल रही है इसके 4 कारण आपको बताने हैं कि ये क्यों हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि किसी भी प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, इतनी बम्पर जीत के बाद ही बीजेपी गठबंधन में सरकार बनाते रहे, महाराष्ट्र में चले जाओ, झारखंड में आ जाओ, या भारत सरकार में मोदी जी हैं प्रधानमंत्री वो भी चले जाओ,
सभी जगह कौन सी सरकार है? गठबंधन की सरकार है। तो इसके 4 कारण आपसे पूछे जाएंगे कि 4 कारण बताइए कि गठबंधन क्यों जरूरी है। तो पहला कारण आप लोग क्या लिखिएगा? तो पहला कारण यह है कि 1980 के बाद राजनीतिक दलों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बनी। उससे पहले क्या था कि कांग्रेस अकेले था, बाकी 2 पार्टियां थी, वो चुनाव लड़ती थी, हार जाती थी। लेकिन अब हर जगह 2-4 पॉलिटिकल पार्टियां हर साल बढ़ जाती। झारखंड में ही आप देख लो, जब चुनाव आता है और हम इलेक्शन कराने जाते हैं तो एक हाथ के बजाय कभी कभी 2-2 हाथ मशीन लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि बैलेट बॉक्स में कैंडिडेट का नाम बढ़ जाता है। उसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी होते हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के भी होते हैं। तो पहला कारण है राजनीतिक पार्टियों में बेतहाशा वृद्धि। राजनीतिक दलों में बेतहाशा वृद्धि, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों का निर्माण हो गया है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भाई किसी एक को बहुमत नहीं मिलता, वोट बढ़ जाता है। तो जब एक को वोट नहीं मिलेगा तो जो जीतेगा उसको अलायंस की जरूरत पड़ेगी। झारखंड में भी अलायंस सरकार है। दूसरा कारण है कि नैतिकता के आधार पे अगर सरकारी गिर जाएंगे तो मिड टर्म इलेक्शन करवाना पड़ेगा, मध्यावधि चुनाव कराना पड़ेगा, बीच में चुनाव कराना पड़ेगा। तो उसका भी एक रास्ता यह है कि चुनाव काफी महंगा है। कोई भी नेता तो चुनाव 5 साल से पहले नहीं चाहता है, क्योंकि चुनाव लड़ने में उसको करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। ऐसे भी इंडिया में एक लोकोक्ति काफी चर्चित है, चुनाव के पहले नेताजी आपके चरण में होंगे, उसके बाद आप उनके चरण में होंगे। यानी कि पॉलिटिक्स 2 ही चरण का काम रह गया है, लेफ्ट रहिए या राइट रहिए। तो कोई भी नेता नहीं चाहता है कि चुनाव हो, क्योंकि चुनाव में जब वो आएगा तो करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है। तो करोड़ों खर्चा करेगा तो 5 साल वसूलेगा, बीच में चुनाव हो गया तो बेचारा फिर से खर्चा करना पड़ रहा है। तो चुनाव महंगा हो गया है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि चुनाव से बेहतर है कि किसी को गठबंधन में मिला के सरकार को बचाना। तो गठबंधन का दूसरा कारण है मध्यावधि चुनाव से बचना। तीसरा कारण है कि सरकार की कार्य पद्धति से अगर कोई नाराज है तो कोई अलग चला जाएगा। तो उसमें भी गठबंधन को लाके सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है कि मेरी सरकार बच जाए। सपोज कीजिए कि बिहार में अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी की बात नहीं सुनेंगे तो बीजेपी रामविलास पासवान जी और रालोसपा मांझी जी को लेकर सरकार बना लेगी, नीतीश कुमार को किनारे कर देगी, गठबंधन की सरकार हो जाएगी। या फिर बीजेपी नीतीश कुमार जी की बात नहीं सुनेंगे तो वो तेजस्वी यादव के साथ सीएम बने रह सकते हैं। बिहार तो वैसे भी पॉलिटिकल कैपिटल है, पॉलिटिक्स करना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहीं से सिखाया था दुनिया को। आज भी हम लोग सिखाते रहते हैं बिहार झारखंड वाले। हम लोग ही बताते हैं कि इंडिया 2020 हार गया तो सूर्य कुमार को कप्तानी से हटा दो, शुभमन गिल को बाइकआउट कर दो, और गौतम गंभीर तो किसी काम का नहीं है, उसको तो सबसे पहले टीम से निकालो। तो ये बिहार की धरती है, यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, उसमें 1 से 4 हम लोग। तो तीसरा कारण समझ में आ गया। पहला कारण क्या था? राजनीतिक दलों में बेतहाशा वृद्धि। दूसरा कारण था मध्यावधि चुनाव से बचना। और तीसरा कारण था सत्तारूढ़ पार्टियों का अपना सत्ता बचाना। ये भी हो सकता है कि अलग अलग कोई पार्टी होता है जो एक अलग जाति को लेकर चलता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसका वोट लेने के लिए उस पार्टी को अपने साथ। चौथा कारण है सत्ता सुख। कभी कभी क्या होता है कि सत्ता सुख के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में ले सकते हो। कभी भी शिवसेना और कांग्रेस एक साथ नहीं रही, लेकिन पिछली बार शिवसेना भी कांग्रेस के साथ चली गई सिर्फ सत्ता के लिए। आप कश्मीर में देख सकते हो, महबूबा मुफ्ती जो है उनको हमेशा अलगाववादी माना गया है, यानी कि वो पाकिस्तान समर्थित मानी गई जाती रही हैं अकॉर्डिंग टू बीजेपी पॉलिटिशियन। और कांग्रेस ने भी उसको अछूती माना है, कांग्रेस ने भी उनके साथ कभी भी सत्ता में साझेदारी नहीं की। लेकिन जब मौका मिला तो भाजपा उनके साथ 2.5 साल के फार्मूले के तहत उनको सीएम बना दिया। क्योंकि महबूबा मुफ्ती को मैक्सिमम टाइम में इंडिया विरोधी बातों के लिए ही वो चर्चित रही। तो इसको कहा जाता है सत्ता सुख। अब कश्मीर और महाराष्ट्र में झारखंड देख लीजिए, जब झारखंड का स्थापना हुआ तो सत्ता के फायदा के लिए 5 निर्दलियों ने अपने एक निर्दलीय व्यक्ति को सीएम बना दिया था। मधु कोड़ा का नाम सुने ही होंगे आप।
मधु कोड़ा झारखंड के सीएम बन गए थे, और वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। पहले नहीं, पहले नहीं, मनाली जी के बाद। तो वो न कांग्रेस के सीएम न बीजेपी के सीएम, इंडिपेंडेंट सीएम बन गए थे। उसमें मधु कोड़ा जी इंडिपेंडेंट थे, कमलेश सिंह जी इंडिपेंडेंट थे, इनोसेका जी इंडिपेंडेंट थे, हरिनारायण राय जी इंडिपेंडेंट थे। तो 4-5 लोगों ने निर्दलीय एक साथ होके अपना सरकार बना लिया, और पीछे से बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया था। शायद कांग्रेस और बीजेपी को किसी ने समर्थन दिया था यहाँ। तो खैर, ये चौथा कारण। तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? तो नाम से ही लग रहा है कि ऑपरेशन है, क्या चीड़-फाड़ हुआ हो। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था 1 तारीख से लेके 8 तारीख, यानी कि 1 जून से लेके 8 जून तक 1984 में। कहाँ चलाया गया था? अमृतसर में चलाया गया था। अमृतसर, पंजाब, भारत में। वहां पे एक हरमंदिर साहिब का मंदिर है, हरमंदिर साहिब का स्थान है, और पता चलता है कि वहां पे खालिस्तानी समर्थक जो है, का नाम था जनरल सिंह भिंडरावाला। तो जनरल सिंह भिंडरावाला और उसके समर्थक जो हैं, वो लोग उसको कब्जा कर लिए हैं, यानी कि वहीं छुपे हुए हैं और गर्भगृह में छुपे हुए हैं। और गर्भगृह में एक्चुअली क्या है कि रक्तपात, बोलो, जहाँ पे मुख्य पूजा का स्थल होता है, जहाँ पे हम लोग के यहाँ मूर्ति होता है, मूर्ति स्थापित होता है ना, उसी को गर्भगृह कहा जाता है। तो गर्भगृह में वहां पे ऐसा पवित्र स्थल है कि वहां पे रक्त गिरना अशुभ माना गया है और धर्म विरोधी माना है। तो वहां पे वो छुप जाते हैं, और वो यही सोच के छुपते हैं कि वहां पे एक्शन नहीं हो, और एक्शन नहीं होगा ये सोच के छुपते तो जरूर है, लेकिन एक्चुअली क्या था कि वो खालिस्तानी समर्थक थे, और वो पाकिस्तान का पंजाब का विभाजन चाहते थे, और एक अलग देश के निर्माण का, एक स्वायत्त प्रदेश के निर्माण का मांग कर रहे थे। इसका नाम था खालिस्तान। तो सन 1983 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, तो 83 दिसंबर में केंद्रीय सरकार पर उग्रवादी सिख नेता जनरल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ जाता है। 1983 होता बैक चलते हैं दिसंबर में, और उस समय सरकार पे दबाव बढ़ जाता है कि भिंडरावाले को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो आंदोलन को काफी उग्र कर रहा था और देश को बांटने की साजिश में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। कौन? भिंडरावाला नाम था। और जब दबाव बढ़ जाता है, तो हथियारबंद समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर के पावन भूमि, जहाँ जिसको अकाल तख्त कहते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं गर्भगृह, सिख लोग उसको बोलते हैं अकाल तख्त, अकाल तख्त में प्रवेश कर गया, और उसको स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए काफी प्रयास किया गया। वो नहीं माना, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया 1 जून से लेके 8 जून। और ये किसके द्वारा चलाया गया? सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। और इंदिरा गांधी ने सीधा आदेश दिया कि देश के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, और भारी गोलीबारी होती है, और भिंडरावाला समेत जितने भी लोग थे उन्हें मार दिया। और इसे सिखों ने अपने धर्म के विश्वास पर, आस्था पर हमला माना। और इंदिरा गांधी को भी ये इनपुट थी, इंदिरा गांधी को बताया गया कि आपकी हत्या हो सकती है। इंदिरा गांधी बोली कि मैंने जो काम किया है वो देश में किया है, अगर हमारी जनता को लगता है कि ये गलत है, तो उनका जो भी आदेश होगा मैं मानने के लिए तैयार। और उन्होंने अपना जो उनका 2 सिख बॉडीगार्ड था उसको उन्होंने नहीं हटाया,
क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। आज क्या होता है, आज के लोग अगर कुछ बोल दो तो आपको अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अपने बॉडीगार्ड तक को नहीं हटाया। उन्होंने कहा कि मैंने देश के लिए किया है, आपको जो ठीक लगता है आप करो, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद उन्हीं के अंगरक्षक ने 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी। उनके कार्रवाई में जितनी गोलियां थी सब के सब उनके शरीर में उतार दिए और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में सिख विरोधी दंगे पड़ गए, यानी कि सिखों के खिलाफ पूरे देश के लोग एकजुट हो गए और सिखों के साथ गजब का दंगा हुआ, लूटपाट से लेकर हत्या तक हुआ। तो ये था आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो अपराधी का नाम है भिंडरावाला, जो एक टेरर था, उग्रवादी था, देश को बांटने वाला था। प्लेस है अमृतसर का मंदिर, डेट है 1 जून से 8 जून 1984 और परिणाम है इंदिरा गांधी की हत्या और देश में दंगे। क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का विवादास्पद होने का क्या कारण है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो था विवादास्पद क्यों हुआ, ये क्वेश्चन है। तो सन 1973 ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब आता है? 1973 में आता है, 1973 में आता है। और ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पंजाब को स्वायत्तता देने के लिए लाया गया था, यानी कि पंजाब को स्वतंत्र बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। यानी कि ये जो खालिस्तान का डिमांड है इसका शुरुआत 1973 से होता है और इसको भी जानते हैं आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम। कितना जानते हैं? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। हाँ, इसमें सिख राष्ट्र की मांग की गई थी कि सिखों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। इसी प्रस्ताव इसमें क्या क्या प्रस्ताव थे? तो पहला प्रस्ताव था कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की गई, यानी कि पंजाब को क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए। दूसरा मांग था कि केंद्र और राज्य के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया जाए, क्योंकि अभी भी केंद्र का अधिकार रहता है। ये लोग चाहते थे कि राज्य को अधिकार मिले, स्वतंत्र हो, केंद्र से सब कुछ लेना देना ना हो। तो जब केंद्र से लेना देना नहीं होगा तो भारत का अंग नहीं रह जाएगा, तो अलग हो जाएगा। तो दूसरा मांग ये था कि भारत का कानून ये था। तीसरा का मांग था कि सिख कौम की आकांक्षा पर बल देते हुए सिखों के लिए प्रभुत्व या वर्चस्व की घोषणा की जाए, यानी कि एक सिख राष्ट्र का निर्माण किया जाए। चौथा प्रस्ताव था कि संघवाद को सुदृढ़ किया जाए, संघवाद को मजबूत किया जाए, लेकिन एक सिख राष्ट्र के निर्माण के साथ एक सिखों के लिए अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए। और ये सभी बातें विवादास्पद थी क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचा को चुनौती है। एक तरह से विभाजन मांग रहा था, भारत से अलग होने की बात कर रहा था। भारत की सरकार का जो संघीय ढांचा है या केंद्रीय सूची है उसको कमजोर करने की बात कर रहा था, राष्ट्र सूची को मजबूत करने की बात कर रहा था और स्वायत्तता की बात कर रहा था, अलग सिख राष्ट्र की मांग कर रहा था। इसीलिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 को कहा जाता है विवादास्पद। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद एक क्वेश्चन आया है, पंजाब समझौता 1985 क्या? तो पंजाब समझौता 1985 को राजीव लोंगोवाल समझौता के नाम से भी जाना है। तो सन 1984 के चुनाव जब होता है इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो सत्ता में वापस आते हैं पुनः उनका सुपुत्र राजीव गांधी और वो प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी के बाद सत्ता कौन संभालता है? राजीव गांधी संभालते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि जो नरमपंथी लोग हैं, अकाली दल में 2 गुट था, एक गरम दल एक नरम। अकाली दल अभी भी पंजाब में है। आप लोगों को मैंने तो पहले बताया है कि जो धार्मिक चीजों में बात करती है
उनमें संगठन को दक्षिणपंथी विचारधारा कहते हैं। सब भाजपा है, अकाली दल है, शिवसेना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, मुस्लिम लीग है, तो अकाली दल अभी भी है। तो राजीव गांधी ने प्रयास किया कि अकाली दल के जो नरम माइंड वाले नेता हैं उनसे बातचीत शुरू किया जाए। और अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष थे हरचंद सिंह लोंगोवाल। नाम क्या था? हरिचंद नहीं, हरचंद सिंह लोंगोवाल। लिखना होगा हरचंद लोंगोवाल। ये कौन थे? अकाली दल के अध्यक्ष थे। और इनके साथ 1984 में सत्ता संभालने के बाद एक समझौता होता है और इसी समझौते को राजीव लोंगोवाल समझौता के नाम से जाना है। अच्छा, राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच राजीव लोंगोवाल। हाँ, क्वेश्चन है? 85 ही समझौता से नहीं हुआ, 84 में सत्ता संभालने के बाद ये समझौता हुआ। समझौते में क्या क्या था, मुख्य बिंदु ये जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शायद समझौता क्या है ये पूछा गया। तो इस बात पर सहमति जताई गई। समझौता का पहला बिंदु था कि सहमति इस बात में बना कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा। पहला सहमति था। दूसरा सहमति हुआ कि जब पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तीसरा ये तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी और ब्यास नदी का पानी का बंटवारा फैसला करने के लिए भी एक न्यायाधिकरण की स्थापना की। यानी कि जल विवाद ही चल रहा था तीनों राज्यों के बीच कि रावी का पानी हम ज्यादा लेंगे, ब्यास का पानी हम ज्यादा लेंगे। तो इसके लिए भी एक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी और वो तय करेगी कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। इस समझौते के अंतर्गत पंजाब के एरिया में जो उग्रवाद प्रभावित इलाके थे, जिससे लोग परेशान थे, पीड़ित थे, उन पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की बात की गई। और पंजाब से विशेष सुरक्षा वाले अधिनियम को वापस लेने की बात भी की गई। यानी कि वहां पर जो स्पेशल टास्क फोर्स ने गठित किया था उसको राजीव गांधी ने कहा कि हम वापस लें। तो ये 5 चीजों पर सहमति बनी और इसी को कहते हैं राजीव लोंगोवाल समझौता या फिर पंजाब समझौता। क्लियर है? अब पॉलिटिकल साइंस के 5 क्वेश्चन थे और ज्योग्राफी की तरफ जाने से पहले कुछ पॉलिटिकल साइंस के ज्योग्राफिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि भारत की उत्तर पूर्व की 7 बहनें किसे कहा जाता है? आंसर है तो दीजिए और नहीं है तो कमेंट कीजिएगा। आंसर भी दीजिएगा। भारत के उत्तर पूर्व में 7 बहनें कौन? कमेंट कीजिएगा। ओके, तो ये था पॉलिटिकल साइंस। और एक क्वेश्चन आया है भूगोल से, जिसको हम लोग हिंदी में ज्योग्राफी कहते हैं और अंग्रेजी में भूगोल। क्या हुआ शिवम जी? अंग्रेजी में भूगोल और हिंदी में ज्योग्राफी। कोई दिक्कत है तो आइए यहाँ के ज्ञान ले लीजिए। खैर, एक्चुअली ठंड का मौसम है और प्रश्न आया है चाय से संबंधित। और जब चाय की बात होती है तो वर्तमान 2-3 दिन पहले आप लोगों ने किसकी में मुझे यम्मी और टेस्टी और कड़क चाय पिलाया था, उसकी याद आ जाती। और चाय इतना कड़क था कि पीने के लिए हमको औरंगा नदी के संगम पे जाना पड़ेगा, जहाँ 3 नदियों का मिलन होना। तो सवाल आज यही नंदिनी का आया है, क्योंकि नंदिनी गई नहीं थी तो इनको चाय का मजा मिल नहीं पाया, तो सोची कि चाय वाला माहौल यही बना दिया जाए। तो सवाल है कि चाय के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक दशा अनुकूल हो, ये बताना है। तो चाय का प्रोडक्शन के लिए कैसा जमीन चाहिए, कौन सा भौगोलिक कंडीशन चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए,
ये नंदी पूछ रही है। ठंडा एटमोसफेयर पे ही ढलान वाला जमीन चाहिए। तो ठंड बढ़ गई है, चाय का नाम आ गया, चाय पीने का मन भी करने लगा, यही है जरूरत। लेकिन दुर्भाग्य से मिलेगा नहीं यहाँ क्लासरूम में। तो भूमि कैसी चाहिए? तो चाय के उत्पादन के लिए पौधों की जड़ों में पानी का जमना जो होता है वो हानिकारक है। जहां जहां चाय का पौधा होगा ना, तो उसके रूट पे जड़ में पानी नहीं जमना है। नहीं तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा। गल जाएगा। तो इसीलिए जो जमीन होगा वो ढालू होनी चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग सीढ़ीनुमा जमीन पे भी खेती इसकी होती है। ठीक है, तो चाय की खेती कैसी होगी? ढालू होनी चाहिए। दूसरा क्या है, पठारी होनी चाहिए, जहां पानी तुरंत स्किड कर जाए। जमीन पठारी जमीन और ढालूनुमा जमीन होनी चाहिए। और इसमें खास बात यह हो कि पानी की निकासी आसानी से, कोई पानी जमे ना। तो इसीलिए सीढ़ीनुमा भूमि पे चाय की खेती बहुत अच्छी है। तो भूमि कैसे से क्लियर हो गया। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। यानी कि सामान्य मौसम बहुत बढ़िया है 25 से लेकर 30 तक। 30 से ज्यादा होगा तो पतैया क्लियर हो जाएगा। और खास बात क्या है कि चाय की पत्ती पर सीधे प्रकाश संश्लेषित नहीं होना चाहिए, धूप नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए जहाँ चाय की खेती होती है उसके बीच बीच में बड़े बड़े पौधे लगा दिए जाते हैं ताकि छाया है। मतलब सूर्य का प्रकाश चाय की पत्ती पे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पत्ता निष्क्रिय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब आते हैं बरसात की बात। तो वर्षा कितनी चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए? तो बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। वहां पे रुक रुक के, एक गाना है ना, रुक रुक परदेसी थम थम के बरस। अच्छा, चंदन जी का है कि थम के बरस। तो बारिश जो है वो थम थम के बरसना चाहिए, लगातार बारिश नहीं होनी चाहिए। और बारिश बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 200 से 250 सेंटीमीटर काफी। तो वहां चाय की खेती के लिए बारिश बरसात कितनी चाहिए? 200 से 250 सेंटीमीटर। और फसल जब जो है रुक रुक कर फसल लगने तक होनी चाहिए। जब लग जाएगा उसके बाद पानी की जरूरत नहीं। उसके बाद मिट्टी की बात है। तो मिट्टी गहरी हो, दोमट हो तो अति सुंदर है। क्योंकि गहरी दोमट मिट्टी जो है इसमें जैविक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और ये सबसे उर्वरक मिट्टी मानी किसी भी खेती के लिए। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है गहरी दोमट मिट्टी में ही होता है, क्योंकि इसे उर्वरक मिट्टी मानी। तो ये मिट्टी सबसे अच्छी है। और इसके लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हो। अगला पॉइंट है लेबर। तो लेबर कैसे चाहिए? सस्ता चाहिए। और सस्ता के साथ कैसे चाहिए? ट्रेंड चाहिए। क्योंकि पत्ती उसके इतने नाजुक होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी उस पत्ती पे कहीं और टच हो गया तो पत्ती बेकार हो। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा बचपन में, अगर घर में लड़कियां रोज आती हैं तो लोग कहते हैं कि फुल कुमारी बन गई होगा, कि छुई मुई गल जाओगे। छुई मुई सुने थे। हाँ, छुएगा तो गायब हो गया। सही बात सर, वो फुल टाइप से भी वो तो चाय पत्ती भी ऐसा ही है कि अगर गलत जगह छू दिए तो गायब हो जाएगा। उसको तोड़ने के लिए काफी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो जो चाय की पत्तियों को आसानी से तोड़ सकते हैं ऐसे श्रमिक की आवश्यकता होती है, और उसके लिए सस्ते श्रमिक चाहिए, क्योंकि उसके उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। भारत में कहाँ कहाँ उत्पादन होता है? असम में होता है, बहुत पॉपुलर है असम का चाय। बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वही सही बोली, दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है, तमिलनाडु में होता है, और केरला में भी होता है। और चाय पिए कहाँ जाते हैं? हम भी पीते हैं, आप भी पीते हैं। तो उत्पादन होता है, उसके बाद हम लोग उसको पी जाते हैं।
दूध डालते हैं, चीनी चीनी भी डालते हैं। हलवा ट्यूशन तो ये था आपके चाय की पत्ती का उत्पादन। उसके बाद चाय को बनाना कैसे है, इसके लिए ज्ञान नंदिनी जी, चांदनी जी को देना ही पड़ेगा। 11 मार्च के बाद हमको लगातार करना है। उसके बाद स्वाति जी, आप लोग ज्ञान सजित कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।